एक छोटी सी चीज पर गौर करते हैं। एक साधारण सी शर्ट का प्लास्टिक बटन, हम्म। या फिर चलिए इस मोबाइल फोन को ही ले लीजिए जिस पर शायद अभी ये ऑडियो चल रहा है। राइट। अक्सर लोग इन चीजों को बस एक सामान्य प्रोडक्ट मान लेते हैं। हाँ। आई मीन ऐसा लगता है जैसे ये किसी फैक्ट्री में जादू से बन गए हों। हाँ बिल्कुल, हम बस फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इनकी पूरी जर्नी को ट्रेस करें, सप्लाई चेन में पीछे और पीछे जाएं, तो एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। ये सब कुछ, यहां तक कि फोन के अंदर का सिलिकॉन और उस बैटरी का लिथियम भी आखिरकार नेचर से ही निकल कर आता है। ये वाकई एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह भूल जाते हैं। सही बात है। इंसान की जिंदगी का हर एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी आर्टिफिशियल क्यों ना लगे, उसकी नींव तो नेचर ही है। हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ उसी नींव पर टिका है। तो आज का हमारा विषय यही है, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव के लिए हमने जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उनमें एनसीईआरटी के फाउंडेशनल टेक्स्ट से लेकर कुछ बेहद शानदार रिसर्च आर्टिकल शामिल हैं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है आज कि आखिर ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। हाँ, मतलब हमें ये समझना है कि नेचर का कोई हिस्सा आखिर कब हमारे लिए रिसोर्स बनता है और कैसे हम अनजाने में अपने ही जीवन के आधार को नष्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम ये भी एनालाइज करेंगे कि कैसे कुछ पॉलिसीज पूरी इकोनॉमी को डुबा सकती हैं, जबकि कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो एक रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं, जहां विकास और प्रकृति दोनों साथ चलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले नेचर और रिसोर्स के बीच के फर्क को समझते हैं। देखिए, अक्सर हम नेचर को ना ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि जो भी नेचुरल है वो रिसोर्स है। राइट। लेकिन सोर्सेस पढ़ने पर समझ आता है कि हर नेचुरल चीज रिसोर्स नहीं होती। तो ये स्विच कब फ्लिप होता है? मेरा सवाल यह है कि प्रकृति रिसोर्स में आखिर बदलती कैसे है? इसे डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले नेचर को उसके प्योर फॉर्म में देखना होगा। ओके। देखिए, प्रकृति उन सभी सजीव और निर्जीव चीजों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है जिसे इंसान ने नहीं बनाया है। अब मान लीजिए किसी घने जंगल में एक सदियों पुराना पेड़ खड़ा है। हाँ, ठीक है। वो बस वहां है, उसका अपना एक अलग इकोसिस्टम है, वो कार्बन सोख रहा है, मिट्टी को बांधे हुए है, लेकिन वो पेड़ अपने आप में कोई रिसोर्स नहीं है। राइट। रियली? एक पेड़ रिसोर्स नहीं है? नहीं, जब तक वो वहां बस खड़ा है। वो रिसोर्स तब बनता है जब इंसान अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे अपने काम में लाता है। मतलब जब उस पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है या पेपर बनता है, तब जाकर हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रकृति में किसी चीज का होना काफी नहीं है, जब तक इंसान उसको यूज ना करे वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। लेकिन मैंने सोर्सेज में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे जहां चीजें मौजूद हैं, इंसानों ने यूज भी करना चाहता है, पर फिर भी हम उन्हें रिसोर्स नहीं मानते। एग्जैक्टली। ये कैसे होता है? यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब वो 3 खास कंडीशंस पर खरी उतरे। सबसे पहली शर्त तो ये है कि उस तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, जिसे हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना कहते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए कि मारियाना ट्रेंच के बिल्कुल बॉटम में, जो ओशन का सबसे गहरा हिस्सा है, वहां मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है। राइट। हमें पता है कि वो खजाना वहां मौजूद है, लेकिन क्या वो एक रिसोर्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास आज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इतनी गहराई में जाकर उन मिनरल्स को निकाल सके। एकदम सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बस समुद्र के नीचे पड़ा एक पत्थर है। अब मान लीजिए कल को कोई ऐसी सबमरीन बन जाए जो वहां पहुंच सके। हाँ, तो वो रिसोर्स बन जाएगा। जरूरी नहीं है। और यहीं पर हमारी दूसरी कंडीशन आती है, उसका इकोनॉमिकली फीजिबल होना। आर्थिक रूप से फायदेमंद होना। मतलब अगर उस सबमरीन को बनाने में और वहां से मिनरल निकालने में $1 बिलियन लग रहे हैं, और मार्केट में उन मिनरल्स की कीमत सिर्फ $100 मिलियन है, तो वो तो पूरा घाटे का सौदा हो गया ना। कोई पागल ही होगा जो उसमें पैसे लगाएगा। एग्जैक्टली। अगर किसी चीज को निकालने की कॉस्ट उसके फायदे से ज्यादा है, तो इकोनॉमी के हिसाब से वो रिसोर्स नहीं है। अब इसके बाद एक तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन आती है, जो सोसाइटी से जुड़ी है ना? हाँ, उसका कल्चरली एक्सेप्टेबल होना। ये वाला पॉइंट मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी तो समझ आती है, लेकिन कल्चर कैसे किसी रिसोर्स को डिफाइन कर सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, इंडिया के कई हिस्सों में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न घाट्स में,
सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र वनों का कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है। हाँ, जिन्हें देवताओं का निवास माना जाता है। बिल्कुल। अब वहाँ की लकड़ी बहुत कीमती हो सकती है, लोगों के पास उसे काटने की मशीन भी है और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत है। पर लोग उसे काट नहीं सकते। सही कहा, वहाँ एक पेड़ काटना भी कल्चरली और रिलीजियसली एक बड़ा पाप माना जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे एक लॉक्ड ट्रेजर चेस्ट, एक ताले में बंद खजाना है। हाँ, और चाबी नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली। खजाना वहां है, लेकिन या तो आपके पास चाबी यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर सोसाइटी उस खजाने को छूना अपशकुन मानती है, तो वो खजाना आपके किसी काम का नहीं। What's fascinating here is कि प्रकृति अपने आप में सिर्फ एक खामोश पॉसिबिलिटी है। ट्रू। इंसान की बुद्धि, उसकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी के रूल्स, ये सब मिलकर उस पॉसिबिलिटी को एक असली रिसोर्स में बदलते हैं। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जमीन के नीचे दबा कोयला सिर्फ एक काला पत्थर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये नजरिया वाकई बहुत फ्रेश है। अब जब इंसान ने अपनी समझ से इन खजानों को अनलॉक कर ही लिया है, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि इन्हें मेनली 3 कैटेगरीज में रखा गया है। सबसे बेसिक कैटेगरी है उन चीज़ों की जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे हवा, पानी और मिट्टी। राइट। और दूसरी कैटेगरी है मटेरियल्स की, है ना, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए मार्बल या चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जिससे सीमेंट बनता है, या फिर हमारे फ़ोन के लिए सिलिकॉन। सही बताया। और तीसरी सबसे क्रिटिकल कैटेगरी है एनर्जी की, जैसे पावर प्लांट्स के लिए कोयला, गाड़ियों के लिए पेट्रोलियम और सूरज की रोशनी जिससे सोलर एनर्जी बनती है। यहाँ हमारे सोर्सेज में ना एक बहुत ही सटल लेकिन आंखें खोलने वाला फर्क समझाया गया है, इकोसिस्टम फंक्शंस और इकोसिस्टम सर्विसेज के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। पहली बार में तो दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम लगते हैं सुनने में, पर ये फर्क ही तो सस्टेनेबिलिटी की पूरी डिबेट का कोर है। देखिए, नेचर के काम करने का अपना एक फ्लो होता है। एक जंगल नेचुरल तरीके से बारिश के पानी को फिल्टर करके ग्राउंड में भेजता है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाती हैं। ये सब नेचर के इकोसिस्टम फंक्शंस हैं। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट मेरे लिए ये था कि प्रकृति ये सब हमारे लिए नहीं कर रही है। आई मीन, नेचर कोई ऐसी होटल चेन थोड़ी चला रही है जहां इंसान एज अ गेस्ट आकर रुका हो। एग्जैक्टली। पेड़ ऑक्सीजन इसलिए नहीं बना रहे कि आप और मैं सांस ले सके, ये बस उनके जिंदा रहने का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो फिर ये सर्विसेज कब बनती हैं? जब इंसान इस साइकिल के बीच में आता है, जब हम उस साफ हवा में सांस लेते हैं, या जंगल की वजह से खेत में नमी बनी रहती है और हमारी फसल अच्छी होती है। ओह, तो तब वो फंक्शन हमारे लिए एक सर्विस बन जाता है। बिल्कुल। जब नेचर का कोई फंक्शन हमारे काम आने लगता है तो हम उसे इकोसिस्टम सर्विस कह देते हैं। Here's where it gets really interesting. हम इन रिसोर्सेज को ना उनके खत्म होने की स्पीड के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हम। वही ना, हमें रटाया गया है कि नदियां, सूरज की रोशनी और जंगल रिन्यूएबल हैं, यानी ये सेफ हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। और कोयला और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन सोर्सेस इशारा कर रहे हैं कि ये रिन्यूएबल का जो लेबल है ना, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। ये आज के टाइम की सबसे खतरनाक गलतफहमी है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की खासियत होती है कि वो खुद को रिस्टोर कर सकते हैं। नेचर की साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है बिना कचरा पैदा किए। लेकिन इसमें कैच है। हाँ, एक मैथमेटिकल कंडीशन है इसके पीछे। हमारे एक्सट्रैक्ट करने की जो स्पीड है वो नेचर के वापस बनाने की स्पीड से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट बनकर पूछूं कि देखिए, लकड़ी या टिम्बर तो रिन्यूएबल है, पेड़ तो वापस उग ही आते हैं ना, तो फिर जंगल काटने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम उस स्पीड में है। अगर एक पेड़ को बड़ा होने में 50 साल लग रहे हैं और हम उसे 10 साल में ही काट कर फर्नीचर बना लें, ओह, आई सी, और ऐसा हम पूरे जंगल के साथ करें, तो वो जंगल कभी वापस नहीं उग पाएगा। वो रिन्यूएबल होकर भी नॉन रिन्यूएबल की तरह खत्म हो जाएगा। जैसे कमर्शियल फिशिंग में होता है। ट्यूना मछलियों को इतनी तेजी से पकड़ा गया कि उन्हें रिप्रोड्यूस करने का टाइम ही नहीं मिला। उनकी पॉपुलेशन लगभग कोलैप्स हो गई थी। सही एग्जाम्पल है। और क्लाइमेट चेंज ने तो इस साइकिल को और भी बिगाड़ दिया है। हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नतीजा क्या है? हिमालयन ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। एग्जैक्टली। वो उस स्पीड से पिघल रहे हैं जितनी तेजी से सर्दियों में उन पर बर्फ वापस जम भी नहीं पाती।
और क्योंकि हमारी गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियां इन्हीं ग्लेशियर्स पर डिपेंड करती हैं। तो सीधा असर नॉर्थ इंडिया की वाटर सिक्योरिटी पर पड़ता है। बिल्कुल। हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं जिसके बाद नेचर खुद को हील नहीं कर पाएगी। और रही बात कोयले की, तो एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में कोयले का रिजर्व शायद अगले 50 साल ही चल पाए। सिर्फ 50 साल? ये तो इकोनॉमी के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा है। अब देखिए, अगर इंसान रिसोर्सेज को इस तरह इम्पैक्ट करता है तो इसका एक दूसरा साइड भी है कि ज्योग्राफी कैसे इंसान के बिहेवियर और पॉलिटिक्स को ड्राइव करती है। दुनिया भर में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइवन है। कहीं जमीन के नीचे तेल का समंदर है तो कहीं लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और यही इनइक्वालिटी आगे चलकर वॉर्स और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती है। हाँ, और इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में ही कावेरी रिवर के पानी का डिस्प्यूट देख लीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी के बीच बरसों से चल रहा है ये टेंशन। बिल्कुल। पर एक चीज है, सोर्सेज में जो मेरा थोड़ा दिमाग घुमा रही थी, एक कॉन्सेप्ट है द नेचुरल रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। हाँ, प्रचुरता का विरोधाभास। लॉजिक तो ये कहता है कि अगर किसी कंट्री के पास अरबों डॉलर का ऑयल या गोल्ड है तो वहां के लोगों को सबसे अमीर होना चाहिए। पर ये कर्स क्या है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो सच्चाई इस लॉजिक से बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। इकोनॉमिस्ट ने हिस्ट्री में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। जिन देशों में अचानक बहुत सारे प्रेशियस रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्सर सबसे स्लो होता है। वेट, ये कैसे पॉसिबल है? खजाने के ढेर पर बैठकर कोई देश गरीब कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक देश को अचानक तेल मिल गया। हाँ। अब वहां की गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज अपना सारा पैसा और मशीनरी सिर्फ उस तेल को निकालने में लगा देती हैं। अच्छा। क्योंकि वहां क्विक और बड़ा प्रॉफिट है। इसका नेगेटिव असर ये होता है कि उस देश की एग्रीकल्चर, छोटी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से इग्नोर हो जाती हैं। मतलब इकोनॉमी का सारा लोड सिर्फ एक ही पिलर पर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके कोई नया वैल्यू प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। क्या? पहला, आम लोगों की स्किल्स या एजुकेशन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और दूसरा, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिरते हैं तो पूरी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। क्योंकि बैकअप के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। सही पकड़े हैं। यानी बात सिर्फ जमीन के नीचे खजाना होने की नहीं है, बात इसकी है कि उसके साथ करना क्या है। सोर्सेज में एक बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया ने खुद को इस कर्ज से काफी हद तक बचाकर रखा है। हाँ, और उसका रीजन है हमारा नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स। एंशिएंट टाइम में वुड स्टील का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। इंडिया के पास कच्चा लोहा था, पर सिर्फ लोहे से कोई सुपर पावर थोड़ी बनता है। हमारे आर्टिसंस के पास उस लोहे को हाई कार्बन वाले फ्लेक्सिबल स्टील में बदलने का टेक्निकल ज्ञान था। यानी वो उस नेचुरल रिसोर्स में एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज भी हम स्किल्स और डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सारा खेल गुड गवर्नेंस और फॉरवर्ड प्लानिंग का है। अगर प्लानिंग नहीं है तो रिसोर्स आम लोगों का फायदा नहीं, सिर्फ पोल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट लाता है। बिल्कुल सही। और गुड गवर्नेंस का जमीन पर क्या असर होता है, इसके लिए दो इंडियन स्टेट्स की केस स्टडी बेस्ट है, पंजाब और सिक्किम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक बहुत ही पावरफुल कंपैरिजन लगा मुझे। हमें लगता है रिसोर्स कर्ज सिर्फ तेल या मिनरल्स के बारे में है, पर क्या मिट्टी और पानी भी किसी स्टेट के लिए कर्ज बन सकते हैं? लेट्स लुक एट द वार्निंग फर्स्ट, यानी पंजाब की कहानी। 1960s की बात है। देश में भुखमरी रोकने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पंजाब के फार्मर्स ने HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले गेहूं और धान के बीज यूज किए। पैदावार तो बहुत बड़ी इससे। बढ़ी, पर इन बीजों का मैकेनिज्म अलग था। ये एक स्पोर्ट्स कार के इंजन जैसे थे, जिन्हें बहुत ज्यादा पानी और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे। और पॉलिसी ने इसे और पुश किया है ना। फार्मर्स को फ्री या सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दी गई, जिससे जमीन के नीचे से पानी निकालने का रास्ता साफ हो गया। दिन रात ट्यूबवेल चलने लगे। किसी ने सोचा ही नहीं कि ग्राउंड वाटर उस स्पीड से रिचार्ज नहीं हो रहा है। और आज नतीजा देखे, पंजाब के बड़े हिस्सों में पानी 30 मीटर यानी लगभग 100 फुट से भी नीचे जा चुका है। बाप रे, 100 फुट। हाँ,
और जो बचा है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स घुल चुके हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी, उसके इकोसिस्टम फंक्शंस पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। अब उतनी ही फसल उगाने के लिए हर साल और ज्यादा केमिकल डालना पड़ता है। इसे ना एक बैंक अकाउंट के एनालिसिस से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए पंजाब को नेचर ने फर्टाइल सॉइल और पानी का एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दिया। हाँ। अब रूल कहता है कि हमें सिर्फ उसके इंटरेस्ट यानी ब्याज पर जीना चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं छूना चाहिए। राइट, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन्होंने उस इकोलॉजिकल बैंक अकाउंट से डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट निकालना शुरू कर दिया और आज वो अकाउंट लगभग बैंकरप्ट होने की कगार पर है। ये एनोलॉजी कंप्लीटली सटीक है, पर इसके ठीक उलट है हमारा मॉडल सिक्किम। उन्होंने अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाया ही नहीं बल्कि उसमें ग्रोथ भी की। सोर्सेज में ना सिक्किम के एक पेमास फार्म का जिक्र है। जब सब लोग केमिकल फार्मिंग की तरफ भाग रहे थे तो इन्होंने क्या अलग किया? इन्होंने वापस ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मेथड्स को अपनाया। यूरिया की जगह ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज किया और कीड़ों के लिए जहरीले पेस्टिसाइड की जगह नीम और लहसुन के नेचुरल स्प्रे यूज किए। वाह, देसी नुस्खे। हाँ, और सबसे बड़ा स्टेप था मोनोक्रॉपिंग की जगह मल्टी क्रॉपिंग करना, यानी एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाना। हाँ, इसका फायदा ये होता है कि अगर एक बीमार पड़ जाए तो बाकी बच जाती हैं और अलग जड़ें मिट्टी को अलग न्यूट्रिएंट्स देती हैं। सही समझे। लेकिन देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। पहले 5 साल बहुत स्ट्रगल था, पैदावार गिरी भी, क्योंकि नेचर को उस केमिकल वाले ट्रॉमा से रिकवर होने में टाइम लगता है ना? माइक्रोब्स और केंचुए वापस आने में वक्त लगता है। बिल्कुल, पर 5 साल बाद जब फसल आई, जैसे इलायची और अदरक, तो वो पूरी तरह केमिकल फ्री थी। मार्केट में उनका प्रीमियम प्राइस मिला और 2016 में सिक्किम ऑफिशियल तौर पर देश का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब यह है कि वहां बायोडाइवर्सिटी वापस आ गई, बर्ड्स बटरफ्लाइज जो गायब हो गए थे वो लौट आए, इको टूरिज्म बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, फार्मर्स की इनकम में ऑन एवरेज 20% का जंप आया। अमेजिंग। स्टेट ने तो ये मिथ ही तोड़ दिया कि एनवायरनमेंट को बचाना और इकोनॉमी को बढ़ाना एक साथ नहीं हो सकते। पंजाब और सिक्किम हमें एक बहुत डीप लेसन देते हैं। और वो लेसन है स्टीवर्डशिप का, यानी एक केयरटेकर बनकर रहना, मालिक बनकर नहीं। हम इस धरती के ओनर नहीं हैं जो सब कुछ निचोड़ लें। हम केयर टेकर्स हैं जिन्हें इस अर्थ को अगली जनरेशन को ठीक हालत में पास ऑन करना है। और वैसे भी ये कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। हाँ, ये तो हमारी रूट्स में है और इसके एग्जाम्पल्स आज भी हैं। जैसे पुडुचेरी के पास ऑरोविल में रैम्ड अर्थ यानी मिट्टी से बनी मॉडर्न बिल्डिंग्स। वहीं 12th सेंचुरी का जैसलमेर फोर्ट भी है जो आज तक उस गर्मी में सीना तान के खड़ा है। देखिए, एग्रीकल्चर के टेक्स्ट में भी इसका जिक्र है। वृक्षायुर्वेदा एक बहुत एडवांस्ड एंशिएंट टेक्स्ट है। हाँ, बॉटनी से जुड़ा हुआ। वो क्लियर लिखता है कि मिट्टी कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि एक लिविंग एंटिटी है। उसमें अलग अलग मिट्टी के हिसाब से क्रॉप्स उगाने के रूल्स हैं, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल और मिक्स क्रॉपिंग के तरीके हैं, बिल्कुल वही जो सिक्किम ने किए। यानी हमारे एंसेस्टर्स पहले से ही इकोसिस्टम फंक्शंस जानते थे। सिर्फ साइंस ही नहीं, फिलॉसफी में भी यह है। हाँ, भगवद गीता में कॉन्सेप्ट है लोक संग्रह, जिसका सीधा सा मतलब है पूरी दुनिया और समाज की भलाई के लिए काम करना, सिर्फ अपने लालच के लिए रिसोर्सेज को ना लूटना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें कंजर्व करना ही असली लोक संग्रह है। That's powerful. This raises an important question. क्या आज का ये भगता हुआ मॉडर्न वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सिर्फ एक बिकने वाली कमोडिटी मानना छोड़कर उसे दोबारा एक लिविंग एंटिटी मानने को तैयार है? क्योंकि नजरिया नहीं बदला तो टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आएगी। हम चीजों को नष्ट ही करते रहेंगे। हमें एक्सट्रैक्ट से रीजनरेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी इस बात में है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है। हाँ, मैंने राजस्थान के भदला और कर्नाटका के पावागढ़ सोलर पार्क्स के बारे में सुना है। एग्जैक्टली। हम धीरे धीरे कोयले पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करके सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली प्रकृति की साइकिल के साथ अलाइंड है। तो आज के इस डीप डाइव को सम अप करें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ वो पत्थर, पानी या लकड़ी नहीं है जो हम निकालते हैं। ये एसेंशियली हमारे और प्रकृति के बीच का एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो रिस्पेक्ट और केयर टेकर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है।
रास्ते तो अवेलेबल हैं। बिल्कुल। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें पंजाब के उस रास्ते पर जाना है जहां पानी 100 फुट नीचे है और मिट्टी जहरीली हो गई है, या सिक्किम के उस रास्ते पर जहां जमीन वापस सांस ले रही है। चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। और इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को, मेरा मतलब है इस डीप डाइव को रैप अप करें, मेरे पास एक ऐसा व्हाट इफ क्वेश्चन है जो सोर्सेज में तो नहीं था, पर मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बताइए। जरा सोचिए, अगर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था एक नया रूल ले आए जहां देशों को उनकी इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दिया जाए। ओह, इंटरेस्टिंग। काम कैसे करेगा ये? सोचो, एक देश को ग्लोबल फंड से करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसके घने जंगल पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं। उन पेड़ों को बिना काटे, अगर इकॉनमी में लकड़ी की कीमत से ज्यादा उस पेड़ के जिंदा रहने की कीमत तय हो जाए, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनकर ही सॉल्व हो जाएगी। ये सिस्टम को पूरी तरह पलट सकता है। एग्जैक्टली। अगर हम लोक संग्रह के फिलॉसफी को ही ग्लोबल इकोनॉमी का नया बेस बना दें, तो सोचिए आने वाली दुनिया कैसी होगी। इसे सोचिए,